शाम ढलने के बाद लैन वांगजी ने कभी लाइब्रेरी में कदम नहीं रखा था। शादी के बाद से उन्होंने यहाँ घंटों बिताए थे, लेकिन हमेशा दिन की रोशनी में। आज जब वो अपने शौहर के पीछे पीछे उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें सब कुछ अजीब सा लगा। पैट्रियार्क वे वक्सियन ने कुछ जादुई ताबीज जलाए, जिससे मोमबत्तियां खुद ब खुद रोशन हो गईं। दीवारों और अलमारियों पर गहरी परछाइयां नाचने लगीं। मेज पर तेल का चिराग जलाकर उन्होंने वांगजी को प्यार से बैठने का इशारा किया और खुद भी पास वाली कुर्सी पर आ बैठे। सुनो, पैट्रियार्क ने संजीदगी से कहा, आमतौर पर होता यह है कि मैं शाओ झिंगचेन और सोंगलैन के साथ बैठता हूं और हम शराब निकालते हैं। उन्होंने मेज के नीचे एक गुप्त दराज खोली। वांगजी को अंदाजा भी नहीं था कि जहां वो हफ्तों से बैठ रहे हैं वहां ऐसा कोई राज छुपा है। शराब का जग और प्याले देखकर वांगजी के चेहरे पर खौफ उतर आया। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? उनके शौहर ने हंसते हुए प्याला भरा। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था ना? मैंने इसे छुपाकर रखा है ताकि बच्चे यहां तक ना पहुंच सकें। देखो मैं कितना कायदे से चलता हूं। वांगजी को इसमें कोई बड़ी नेकी तो नजर नहीं आई, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास जरूर लगा, इसलिए उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। जब उनके शौहर ने प्याला उठाया तो वांगजी की नजरें उस हल्की पीली शराब पर टिक गईं। ओह, पर लाइब्रेरी में पीने पर पाबंदी है ना? उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि नियम यही कहता है। क्लाउड रिसेसेस में ऐसा कोई लिखित नियम नहीं था, क्योंकि किसी ने कभी सपने में भी लाइब्रेरी जैसी पवित्र जगह पर पीने के बारे में नहीं सोचा था। वहां सदियों पुराने बुजुर्गों का ज्ञान और यादें बसी थीं। वांगजी ने संभल कर कहा, पूरे क्लाउड रिसेस में कहीं भी पीना मना है, और लाइब्रेरी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाईं और एक घूंट भर लिया। खाली प्याला मेज पर रखकर वो थोड़ा आगे झुके। अगर सोंगलैन और शाओ झिंगचेन यहाँ होते तो हम थोड़ी शराब पीते और खेल खेलते। जुआ भी होता, पर पैसों का नहीं, बल्कि इन लकड़ी के टोकनों का। उन्होंने एक और छिपी हुई दराज से टोकनों की थैली निकाली। वांगजी सोचने लगे कि इस घर में और कितनी जगह ऐसी पाबंद चीजें छुपी होंगी। जब उन्हें एक टोकन थमाया गया तो उन्होंने चुपचाप उसे देखा। शुक्र था कि ये पैसा नहीं था, मगर वो जानते थे कि उनके ताया अंकल खेल खेल में भी दांव लगाने को बुरा मानते थे। हम दोनों मिलकर शाओ झिंगचेन के सारे टोकन जीत लेते थे, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बुरा खिलाड़ी है, पैट्रियार्क ने चहकते हुए बताया। फिर वो मुझे अपने सफर के किस्से और खबरें सुनाते थे। कम से कम ये बात वांगजी की समझ में आई। उन्हें लगा था कि वो लोग सिर्फ दुनिया के हालात और शिकार पर चर्चा करते होंगे, लेकिन ये शराब और खेल का खुलासा उनके लिए काफी हैरान करने वाला था। पैट्रियार्क ने शराब और टोकन उनके सामने रख दिए और उम्मीद भरी नजरों से देखा। बताओ, तुम क्या आजमाना चाहोगे? वांगजी ने उन चीजों को गौर से देखा और फिर टोकन पीछे हटा दिए। खेल नहीं, क्योंकि ये मना है, उनके शौहर ने टोकन वापस छुपाते हुए पूछा। वांगजी ने ना में सिर हिलाया। मना तो था, पर वो पहले भी एक बार ये नियम तोड़ चुके थे। अब वो क्लाउड रिसेस में नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी उसूलों के सहारे जी थी, पर अब उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। अगर उनके शौहर की खुशी इसमें थी तो वो खेलने को तैयार थे, मगर उनके पास मना करने की एक दूसरी वजह थी। नहीं, बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं शाओ झिंगचेन से भी बुरा खिलाड़ी साबित होऊंगा। आपको मुझे हारते देख मजा नहीं आएगा। वांगजी को यकीन था कि 3 राउंड के अंदर ही वो सब कुछ हार जाएंगे। उनके शौहर खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगता है तुम खुद को कम समझ रहे हो, पर यह दिलचस्प सवाल है कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा बुरा खिलाड़ी है। हमें किसी दिन इसका जवाब ढूंढना होगा। लैन वांगजी ने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि शायद उन्हें हार का सामना करना पड़े। उन्होंने सोचा कि कम से कम शाओ झिंगचेन भी उनके साथ इस शर्मिंदगी में शरीक होंगे। ठीक है, आज रात कोई जुआ नहीं होगा। पैट्रियार्क ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और थोड़ा सोचते हुए बोले, तुमने हाल ही में ज्यादा सफर नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ शिकार या साहसी कारनामों की कहानियां तो होंगी ही। वांगजी ने फिर से इनकार में सिर हिलाया। मेरी कहानियां दिलचस्प नहीं होती। वो किस्से सुनाने में माहिर नहीं थे। उन्हें हमेशा कम और सटीक शब्दों में रिपोर्ट लिखने के लिए सराहा जाता था। वो दूसरे शिष्यों की तरह बातों को बढ़ा चढ़ाकर या ड्रामे के साथ पेश नहीं कर सकते थे। वो बस हकीकत बयान करना जानते थे कि खतरा कहाँ मिला और उसे कैसे खत्म किया गया। पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर कोई गपशप ही सुना दो। क्या मेरा शौहर मुझे वो सारी अफवाहें सुनाना पसंद करेगा जो उसने सुनी है? वांगजी ने उन्हें एक खास नज़र से देखा, जिस पर उनके शौहर ने एक गहरी आह भरी। हाँ, मैं समझ गया। लैन खानदान के कायदों के मुताबिक दूसरों की बातें सुनना मना है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से कुछ बातें कान में पड़ ही जाती हैं। वो थोड़ा करीब झुके और बोले, तुमने पिछले कुछ सालों में कुछ तो दिलचस्प सुना होगा। क्या तुम मुझे वो बातें नहीं बताओगे? वांगजी ने सादगी से जवाब दिया। जंग चल रही थी और मैं मैदान जंग में था। वहां गपशप के लिए वक्त नहीं होता। जंग के दौरान उनके पास अपनी जिम्मेदारियों के अलावा किसी और चीज के लिए फुर्सत नहीं थी।
उनका सारा वक्त लड़ने, अपनी और दूसरों की जान बचाने, खाने और सोने में निकल जाता था। अगर वो चाहते भी तो उनके पास ऐसी बातों के लिए न तो माहौल था और न ही मौका। लेकिन पैट्रियार्क ने बस कंधे उचका दिए। सच में मुझे तो लगता है कि मैदान जंग ही अफवाहों और गपशप का असली घर होता है। वांगजी ने बस एक छोटा सा इशारा किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अब न जुआ, न गपशप और न ही सफर के किस्से। उनके शौहर ने उदासी से सिर हिलाया। तो फिर अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। उन्होंने एक ताज़ा प्याला भरा और उसे वांगजी के सामने रख दिया। वांगजी उसे शक भरी नजरों से देखने लगे। सुनिए, पैट्रियार्क की आवाज में अब एक अपनापन और जिद थी। क्या आपको थोड़ी सी शराब नहीं आजमानी चाहिए? आखिर आज त्योहार का दिन है और कहते हैं कि गुले दाऊदी क्रिसांथेमम की शराब सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। उन्होंने आवाज धीमी करते हुए किसी राज की तरह कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये शराब उम्र बढ़ाती है और बुढ़ापे को रोकती है। अगर आप हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं तो इसे पीना बेहद जरूरी है। उनके शौहर की नजदीकी वांगजी का ध्यान भटका रही थी। उनके शरीर से धुएं और फूलों की महक आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए वांगजी के कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। वांगजी ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, क्या आपने भी इसी तरह अमरता हासिल की है? उनकी आवाज में साफ शक झलक रहा था, जिसे सुनकर पैट्रियार्क ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह, ये तो बहुत सही बात है। अब से अगर कोई मुझसे मेरी लंबी उम्र का राज पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो इस शराब में नहाता हूँ। आपको मेरी इस बात की गवाही देनी होगी। उन्होंने वांगजी को फिर से कोहनी मारी। जहां जहां उनका शरीर वांगजी से छू रहा था, उन्हें वहां एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। झूठ बोलना मना है, वांगजी ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना संभला हुआ रखते हुए कहा। लेकिन उनके शौहर ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको कैसे पता कि ये झूठ है? क्या पता मैं आपको अमर होने का असली नुस्खा बता रहा हूँ। आपने इसे कभी चखा ही नहीं तो आप इनकार कैसे कर सकते हैं? वांगजी के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। पैट्रियार्क ने उनका हाथ थामा, जिससे वांगजी के विचार और भी बिखर गए। तुम अब क्लाउड रिसेस में नहीं हो, उनके शौहर ने नरमी से समझाया। यहाँ पीना मना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे सख्त बुजुर्ग भी इस त्योहार के दिन थोड़ी ढील दे देते होंगे। कभी नहीं, वांगजी ने फौरन जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें पैट्रियार्क के चेहरे पर पड़ी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके शौहर की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। जब वो बच्चों या दूसरों के साथ होते थे तो वांगजी का ध्यान इतना नहीं भटकता था, लेकिन इस वक्त उस लाइब्रेरी में सिर्फ वो दोनों अकेले थे। वांगजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाईं और सामने रखे प्याले को देखा। वो भूल गए कि वो बहस किस बात पर कर रहे थे। वो बस उस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने पास थाम लेना चाहते थे। उनके लबों से बिना इजाजत बस इतना निकला, सिर्फ एक प्याला। वांगजी ने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन पैट्रियार्क ने खुशी से एक हल्की सी चीख मारी और शराब का प्याला उनके हाथों में थमा दिया। सिर्फ एक प्याला। उन्होंने हंसते हुए वादा किया, ये बहुत आला दर्जे की शराब है। मुझे यकीन है कि तुम और मांगोगे, पर फिक्र मत करो, नशा होने से पहले ही मैं तुम्हें रोक दूंगा। वांगजी को लगा कि यही बेहतर होगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि नशे के लिए कितनी शराब काफी होती है। उनके शौहर तो एक के बाद एक कई प्याले पी जाते थे और उन पर कोई असर भी नहीं होता था। वो एक मंझे हुए खिलाड़ी जो थे। वांगजी को अचानक ख्याल आया कि उनके भाई के पास नशे के असर को खत्म करने की एक तकनीक थी, पर उन्होंने वांगजी को वो कभी नहीं सिखाई, क्योंकि इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें डर लगा कि कहीं एक ही प्याला उन पर भारी न पड़ जाए। उन्होंने एक पल के लिए हाथ रोका, लेकिन फिर अपने शौहर के चमकते चेहरे को देखा और बिना सोचे समझे पूरा प्याला खाली कर दिया। तुमने तो इसे एक ही सांस में खत्म कर दिया, पैट्रियार्क ने हैरानी से कहा। ऐसी शराब को तो धीरे धीरे स्वाद लेकर पीना चाहिए। खैर, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। उन्होंने वांगजी के हाथ से प्याला ले लिया। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि वांगजी की उंगलियों में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी थी। उन्हें लगा जैसे उनके हाथ सो गए हों। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा। वो थीं तो वैसी ही, पर उनमें एक अनोखी गर्माहट फैल रही थी। उनकी नजरों के सामने सब कुछ थोड़ा धुंधला सा होने लगा। तो कैसा लगा, बताओ ना? उनके शौहर की आवाज बहुत भली लग रही थी। वांगजी को उन्हें सुनना पसंद था। उनकी आवाज कभी मजाक से भरी होती तो कभी उसमें एक अजीब सा गुरूर और ताकत झलकती थी। उन यादों ने वांगजी के बदन में एक और लहर दौड़ा दी। उनके गाल और कान गर्म होने लगे। अरे, उनके शौहर ने हंसते और हैरान होते हुए कहा, मत कहना कि तुम्हें सिर्फ एक प्याले में नशा हो गया। वांगजी को अब लफ्जों के मायने समझ नहीं आ रहे थे। उन्हें बस अपने शौहर की आवाज में बहना अच्छा लग रहा था। पैट्रियार्क ने उनकी ठुड्डी पकड़कर अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया और वांगजी की हालत देखकर हंस पड़े। ओह, तो ये बात है। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे खानदान में पीने पर पाबंदी क्यों है। तुम सब एक ही प्याले में ढेर हो जाते हो। वांगजी को अपने चेहरे पर उनका हाथ बहुत अच्छा लगा, पर उन्हें लगा कि ये काफी नहीं है। उन्हें अचानक बहुत नींद आने लगी। मेज और कुर्सी सोने के लिए बहुत सख्त थे,
लेकिन उनके शौहर का वजूद बहुत नरम और सुकूनदेह लग रहा था। वांगजी धीरे से कुर्सी से फिसलकर जमीन पर बिछे बांस के मैट पर आ गए और अपना सिर अपने शौहर की गोद में रख दिया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। पैट्रियार्क के गले से एक दबी हुई आवाज निकली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वांगजी के बालों को सहलाना शुरू किया। अरे तुम तो अभी से सो गए? ये तो बहुत बोरियत वाली बात है। मुझे लगा था कि तुम नशे में मेजों पर नाचोगे। वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। उन्हें यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने अपना चेहरा अपने शौहर के करीब कर लिया। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? पैट्रियार्क ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। गर्मी? वांगजी ने बस इतना कहा। उनके शौहर का शरीर हमेशा बहुत गर्म रहता था। वांगजी को वो गर्माहट बहुत पसंद थी। उन्हें लगा कि शायद मौसम बदल रहा है और उन्हें ठंड लग रही है। अच्छा, तो तुम्हें ठंड लग रही है? रुको, मैं ये देता हूँ। पैट्रियार्क ने अपनी चोगा क्लोक उतारकर वांगजी के कंधों पर डाल दी। उसमें से उनके शौहर की खुशबू आ रही थी। अब कुछ बेहतर है? उन्होंने वांगजी के गाल थपथपाए। वांगजी ने थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा, बेहतर है, पर काफी नहीं। फासला अभी भी बहुत था। वांगजी धीरे से ऊपर उठे और अपने शौहर के कंधों को थाम लिया। वो उनकी गोद में पूरी तरह सिमट गए और अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुकून और गर्माहट महसूस हो रही थी। लैन वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पहले कभी इस तरह बैठने के बारे में क्यों नहीं सोचा। यकीनन बैठने का ये तरीका सबसे बेहतरीन था। खैर, कोई बात नहीं। अब जब सही तरीका मिल ही गया है तो वो पूरी जिंदगी इसी तरह बिता सकते थे। उनके शौहर का गला जैसे भर आया था। उनकी हल्की सी हलचल से वांगजी को थोड़ी परेशानी हुई, पर वो चुपचाप उनके संभलने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे खुदा। उनका हाथ वांगजी की पीठ पर सहलाने लगा। अच्छा हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है, वरना ये बहुत बड़ा तमाशा बन जाता। अगर हम शादीशुदा ना होते और तुम्हारा खानदान हमें इस हाल में देख लेता तो शायद मुझे तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए फौरन तुमसे निकाह करना पड़ता। वांगजी ने बस धीरे से हामी भरी। उनके शौहर फिर से हंस पड़े। मतलब सच में? अगर तुम अपने शौहर के अलावा किसी और की गोद में बैठते तो तुम्हारे घरवाले तुम्हें बहुत डांटते? वांगजी ने इस सवाल पर संजीदगी से गौर किया। शादी से पहले इस तरह बैठना वाकई में नामुमकिन था और इसके लिए सजा भी मिल सकती थी। उन्होंने सोचा कि उनके भाई तो शायद उन्हें कभी न डांटते, लेकिन ताया का अंदाज अलग होता। भाई नहीं डांटते, उन्होंने बड़े गौरव से कहा, लेकिन ताया जरूर डांटते। अच्छा, समझ गया। पैट्रियार्क की आवाज में शरारत भरी थी। खैर छोड़ो, अब तो हम शादीशुदा हैं तो सब ठीक है। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। वांगजी ने सुकून से सिर हिलाया। वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि अब कोई एतराज नहीं कर सकता। उनके पूर्वजों के मुताबिक शादी एक मुकद्दस रिश्ता है जिसमें अपने जीवन साथी के सामने किसी भी तरह के परहेज की जरूरत नहीं होती। वांगजी ने अपने हाथ उनके कंधों के गिर्द डाल दिए और पूरी तरह उनके करीब सिमट गए। उनके शौहर की खुशबू हर तरफ रची बसी थी। पैट्रियार्क ने उनकी पीठ थपथपाई। सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो जैसे खुद से ही बातें कर रहे थे। किसने सोचा था कि तुम नशे में इतने मासूम और प्यार लुटाने वाले बन जाओगे? मुझे खुशी है कि तुमने पहले कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं किया। अचानक उनके हाथ रुक गए। या फिर किया है? उन्होंने वांगजी की जुल्फों को हल्का सा खींचा। मुझे पता है कि तुमने पहले कभी शराब नहीं पी, पर क्या कभी किसी को इस तरह गले लगाया है? बालों का खिंचाव महसूस होते ही वांगजी ने अपनी आंखें खोलीं। वो दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने शौहर को यकीन दिलाना था। नहीं, उन्होंने पूरी मजबूती से जवाब दिया। पैट्रियार्क अपनी हंसी रोक रहे थे। उन्होंने वांगजी का गाल थपथपाया। अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तुम्हारी शराफत पर शक नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ आने से पहले किसी और की गोद में बैठे होते तो भी मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचता। वांगजी ने माथे पर बल लाते हुए कहा, नहीं, शादी नहीं हुई थी, इजाजत नहीं थी। किसी हसीन शख्स की गोद में बैठना अब जायज था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हसीन शख्स अब उनके शौहर थे। वांगजी को अंदाजा हुआ कि अगर वो शादी से पहले भी इनके इतने करीब होते तो खुद को रोकना कितना मुश्किल होता। उनके शौहर ने एक आह भरी। कितने सख्त कायदे हैं। उन्होंने फिर से प्यार से उनके बाल खींचे। वांगजी को ये एहसास बहुत भला लगा। वो चाहते थे कि उनके शौहर इसी तरह उनकी जुल्फों से खेलते रहें। पैट्रियार्क ने उनकी तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट में अब एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। शायद तुम्हारा फायदा उठाना गलत होगा, पर क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? वांगजी ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। वो चाहते थे कि उनके शौहर सवाल पूछते रहें, बशर्ते वो इसी तरह उनके बालों और कंधों को सहलाते रहें। अच्छा, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम किसी की गोद में बैठे या नहीं। वो धीमे से हंसे। जब बैठने की इजाजत नहीं थी तो जवाब यकीनन नहीं ही होगा। पर क्या तुमने पहले कभी किसी को चूमा? वांगजी ने उनकी आंखों में झांका। सवाल बिल्कुल सच्चा था, उसमें कोई मजाक नहीं था। लेकिन वांगजी के लिए यह सवाल बहुत अजीब था। शादी नहीं हुई थी। उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई।
मना था। पैट्रियार्क का मुंह खुला का खुला रह गया। चूमना भी मना है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे खानदान के सब लोग ये नियम मानते होंगे। वांगजी का ध्यान अब भटक रहा था। क्या अब इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए? वो बस एकटक उनके होठों को देखते रहे। वांगजी का दिमाग जैसे किसी गाढ़े और चिपचिपे शरबत में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से बातों को समझने में वक्त लग रहा था। पर थोड़ी देर बाद उन्हें बात समझ आई और उन्होंने जवाब दिया। माफी मिल सकती है, उन्होंने कबूल किया, अगर बाद में उनसे शादी कर ली जाए। शादी से पहले चूमना तकनीकी तौर पर गलत था, वांगजी को इतना पता था, मगर कुछ शिष्य फिर भी ऐसी गुस्ताखी कर बैठते थे। अगर उनकी मंगनी हो चुकी हो या वो जल्द ही शादी करने वाले हों तो बड़े बुजुर्ग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे। और निकाह के बाद तो जोड़ों को जितनी मर्जी हो एक दूसरे को चूमने की पूरी आज़ादी थी। वांगजी क्लाउड रिसर्च के कायदों के बारे में सोचने लगे। उन्हें इस वक्त सब तो याद नहीं थे, पर उन्हें यकीन था कि शादी के बाद चूमने पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो अपने शौहर को ये बात इशारों में बताना चाहते थे, लेकिन पैट्रियार्क ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। ओह, तो ये बात है? वो फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। मतलब अगर कोई जोड़ा एक दूसरे को पसंद करता है और रात के अंधेरे में बागों में छुपकर चूमता है तो ये सब ठीक है, बशर्ते वो अगली बहार आने तक शादी कर लें। क्या यही तरीका है? वांगजी ने हाँ में सिर हिला दिया। कम से कम उनकी जानकारी के मुताबिक तो यही था। उन्होंने खुद कभी किसी से ऐसी गुपचुप मुलाकातें नहीं की थीं, लेकिन दूसरे शिष्यों की ऐसी कहानियों और उनकी शादियों के बारे में सुना जरूर था। पैट्रियार्क ने सोच में डूबे हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। चलो, ये तो समझ आता है, पर क्या हमारी मंगनी से पहले तुम किसी और को पसंद नहीं करते थे? वांगजी के माथे पर बल और गहरे हो गए। उन्हें बातचीत का ये रुख बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अपने शौहर के सिवा किसी और के साथ रोमांस या चूमने के बारे में सोचना भी उन्हें बुरा लग रहा था। अब वो शादीशुदा थे और उनके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें ये सोचकर उलझन हुई कि उनके शौहर को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। उन्होंने अपने शौहर को बड़ी नाराजगी भरी नजरों से देखा। शायद उनकी शक्ल पर मासूम सी चिढ़ थी, क्योंकि पैट्रियार्क के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। तो इसका मतलब है नहीं। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। मैं समझ गया। उन्होंने फिर से वांगजी के बालों को सहलाया और बस इतने से ही वांगजी का सारा गुस्सा काफूर हो गया। वो पिछली सारी बातें भूल गए। गोद में बैठना, बागों के किस्से और बुजुर्गों की डांट, सब कुछ। उनका पूरा ध्यान बस उन उंगलियों पर था जो बड़ी नरमी से उनके बालों में फिर रही थी। उन्होंने अपना सिर फिर से उनके कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। मेरा दिल तो कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाऊं ताकि तुम सो सको, पैट्रियार्क ने उनकी एक लट को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए कहा। पर क्या पता ऐसा मौका फिर कब मिले। उनकी आवाज की थरथराहट वांगजी के जिस्म में एक सुकून सा भर रही थी। तभी उनके शौहर ने थोड़ा हिलते हुए अचानक पूछा, सुनो, मुझे बताओ कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वांगजी ने बहुत गहराई से इस पर गौर किया और फैसला सुनाया, खरगोश। पैट्रियार्क पहले तो चौंके, फिर मजाक में बोले, सच में? ये तो कोई नई बात नहीं हुई। उन्होंने वांगजी की बाह को हल्का सा सहलाया। मैं तुम्हें पहले ही कुछ खरगोश दे चुका हूँ। वांगजी भूले नहीं थे। उनके नए खरगोश बहुत छोटे और नरम थे। वो उनकी हथेली में बड़े भरोसे के साथ दुबक जाते थे। उन्हें वो बहुत पसंद थे। उनके शौहर को शायद ये जवाब काफी नहीं लगा, पर वांगजी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। तुम्हें और क्या पसंद है? पैट्रियार्क ने जोर दिया। वांगजी ने अपने होंठ भींचे और ज्यादा सोचने लगे। उनसे अक्सर ये नहीं पूछा जाता था कि उन्हें क्या पसंद है। बच्चे, उन्होंने कहा। बच्चे अक्सर शोर मचाते थे और उनके हाथ हमेशा गंदे रहते थे, पर वांगजी को उनके नन्हे हाथ और चमकते चेहरे बहुत प्यारे लगते थे। उन्हें अच्छा लगता था जब बच्चे कुछ नया सीखते ही खुशी से झूम उठते, खासकर तब जब थक जाने या डर जाने पर वो वांगजी की गोद में आने के लिए मचलते थे। पैट्रियार्क के गले से एक धीमी सी आवाज निकली। उन्होंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना गला साफ किया। अरे, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं। उन्होंने अपना हाथ वांगजी की कमर पर रखा। और शाओ जिंगचेन और सोंगलैन तो हर साल एक नया बच्चा मेरे गले मढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें और भी जल्दी है? उनकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। वांगजी ने इस पर भी बहुत संजीदगी और मेहनत से सोचा। थोड़ी देर बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उनके शौहर सही कह रहे थे। उनके पास पहले से ही काफी बच्चे थे और नए अनाथ बच्चे तो आते ही रहेंगे। इंतजार कर सकता हूँ, उन्होंने वादा किया। पैट्रियार्क धीमे से हंसे। ठीक है, फिर सब्र से इंतजार करो। उनका हाथ वांगजी की बाह को सहलाने लगा। मुझे यकीन है कि किसी दिन हमारे पास और भी नन्हे शैतान इधर उधर भागते हुए दिखेंगे। वांगजी सुकून के उस एहसास में डूबने लगे। उनके जिस्म पर शौहर के हाथों का स्पर्श बहुत सुखद था। उन्हें लगा कि अगर वो कपड़े न पहने होते तो शायद ये एहसास और भी प्यारा होता, पर इस वक्त कपड़े उतारना बहुत मेहनत का काम लग रहा था। उन्होंने सोचा कि वो इसके लिए भी सब्र से इंतजार कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी था, उनके शौहर का उनके बालों और कंधों को सहलाना। खरगोश और बच्चे, पैट्रियार्क ने सोचते हुए बुदबुदाया। खरगोश और बच्चे, अच्छा,
और क्या, यिलिंग पैट्रियार्क से शादी करने के बाद तुम और क्या उम्मीद कर रहे थे? वांगजी की शादीशुदा जिंदगी पहले से ही बहुत खुशहाल थी। खरगोश और बच्चे तो जरूरी थे ही, और शुक्र है कि वो दोनों ही मौजूद थे। उनके शौहर की गोद भी बहुत आरामदायक थी। वांगजी को लगा कि सबसे जरूरी चीजें तो उनके पास पहले से ही हैं, पर फिर भी उन्होंने इस सवाल पर गौर किया, क्योंकि उनके शौहर एक अच्छे जवाब के हकदार थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक चीज की कमी है। उन्होंने अपना सिर कंधे से उठाया और कहा, मुर्गियां। उनके शौहर ने अपनी पलकें झपकाईं। मुर्गियां? उन्होंने हैरानी से दोहराया। अरे हमारे पास हैं तो, शायद तुमने अभी देखी नहीं, वो बस्ती के उत्तरी छोर पर बावर्ची खाने के पीछे हैं। वांगजी ने उन मुर्गियों को देखा था, पर वो सही मुर्गियां नहीं थीं। वो उनके शौहर की थीं। रिवाज के मुताबिक वांगजी को भी मुर्गियां लानी चाहिए थीं। वो अपने शौहर के घर आए थे, तो उन्हें अपने साथ मुर्गियां लानी चाहिए थीं। मुर्गियां खुशहाली, एकता और एक सुखी शादी की निशानी होती हैं। न जाने कैसे ये रस्म अधूरी रह गई थी। वांगजी का दिल बैठ गया। ये बहुत बड़ी भूल थी। उनके शौहर की मुर्गियां इसकी कमी पूरी नहीं कर सकती थीं। नहीं, वांगजी ने संजीदगी से सिर उठाया। उनके माथे पर गहरी शिकन थी। उनके घरवाले उन्हें मुर्गियों के बिना कैसे भेज सकते थे? नहीं, उनके शौहर की आंखों में उलझन थी। उन्होंने वांगजी के चेहरे से बालों की एक लट हटाई। नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो सब भाग गईं और मुझे किसी ने बताया नहीं? भागी नहीं, वांगजी धीरे से बोले। उनकी जुबान जैसे मुंह में भारी हो रही थी और पूरा जुमला कहना मुश्किल लग रहा था। पर वो सही मुर्गियां नहीं हैं। हमें बेहतर मुर्गियां चाहिए। शादी की रस्म के लिए उन्हें उम्दा मुर्गियां चाहिए थीं। पिछले 6 हफ्तों से ये रस्म अधूरी थी, इसलिए अब मुर्गियों की खूबी से कोई समझौता नहीं हो सकता था। उन्हें बस अच्छी नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन मुर्गियां चाहिए थीं। वांगजी ने खुद ही हामी भरी और अपने शौहर की गोद से उतर गए। अच्छा, तो हम... अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? उनके शौहर ने उनकी कलाई थाम ली। वांगजी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, पर शौहर का हाथ महसूस होते ही वो रुक गए। मुर्गियां लेने उन्होंने बड़े धीरज से समझाया। उनके शौहर उन्हें देखते रह गए। उनकी शक्ल ऐसी थी जैसे वो हंसी और हैरानी के बीच फंसे हों। वांगजी इंतजार करने लगे कि उनके शौहर इस जरूरी काम के लिए अपनी मंजूरी दें। उनके पैरों के नीचे जमीन जैसे हिल रही थी। वो थोड़ा डगमगाए तो उनके शौहर कुर्सी से लपके। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी जाने की जरूरत है। उन्होंने वांगजी के कंधों को थाम लिया। ऐसा करते हैं, कल तक इंतजार करते हैं, फिर हम शहर जाकर और मुर्गियां खरीद लेंगे। वांगजी ने चिढ़कर मुंह बनाया। उन्हें ये मशवरा पसंद नहीं आया। शादी को हफ्तों बीत चुके थे और वो अब तक मुर्गियां नहीं ला पाए थे। इस भूल को एक दिन और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, पर जमीन इतनी डगमगा रही थी कि वो अपने शौहर की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाए। अरे, समझदारी से काम लो, बहुत देर हो चुकी है और बाहर अंधेरा है। उनके शौहर की आवाज में एक मिन्नत थी। शायद सारी दुकानें और फार्म अब तक बंद हो गए होंगे। इस वक्त हमें कोई मुर्गी नहीं बेचेगा। हम ले सकते हैं, वांगजी ने मशवरा दिया। उनके शौहर सही थे। किसान और दुकानदार सो रहे होंगे, पर मुर्गियों के पिंजरे तो बाहर ही रखे होंगे। वो किसी को परेशान किए बिना उन्हें ला सकते थे। वांगजी को अपने इस ख्याल पर बहुत गर्व महसूस हुआ, पर उनके शौहर ने अपना सिर पीट लिया। हम ले सकते हैं? क्या मेरा शरीफ और इज्जतदार शौहर चोरी की बात कर रहा है? तौबा, इस शराब ने तो तुम्हारी शराफत ही खत्म कर दी। वांगजी को बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थीं। वो बस खामोशी से अपने शौहर का चेहरा देखते रहे। पैट्रियार्क ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए उनके कंधे थपथपाए। मैं वादा करता हूँ कि हम बहुत ही इज्जतदार तरीके से मुर्गियां लाएंगे, और वो बहुत ही अच्छी मुर्गियां होंगी। उन्होंने वांगजी को दिलासा देते हुए उनके कंधे दबाए। सबसे बेहतरीन मुर्गियां। पर हम कल चलेंगे, जब दिन की रोशनी होगी और हम उनकी कीमत दे सकेंगे। ठीक है। वांगजी को ये बात पूरी तरह सही तो नहीं लगी, पर अगर उनके शौहर ऐसा चाहते थे तो वो मान गए। आखिर वो उन्हें खुश ही तो रखना चाहते थे। अगर शौहर का कहना था कि इंतजार करना है, तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके शौहर ने वांगजी के कपड़ों के ढीले किनारों को खींचा। जरा खुद को देखो। उनकी आंखों में शरारत थी। तुमने क्या हाल बना रखा है, यहाँ तक कि तुम्हारी माथे की पट्टी रिबन भी टेढ़ी हो गई है। वांगजी ने उसे ठीक करने के लिए हाथ उठाया, फिर रुक गए। ठीक कर दो, उन्होंने अपने शौहर से कहा। प्लीज। इस पट्टी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था, पर उनके शौहर को इसे छूने का पूरा हक था, बल्कि उन्हें ही इसे ठीक करना चाहिए था। ये एक और कमी थी जिसे फौरन दूर करना जरूरी था। अच्छा बाबा, अच्छा। उनके शौहर हंस पड़े। मैं अपने शौहर को इस हाल में नहीं देख सकता। उनकी लंबी और दुबली उंगलियों ने पट्टी को सहलाकर उसकी सही जगह पर कर दिया। वांगजी बिल्कुल शांत खड़े रहे। जब उनके शौहर ने उसे पूरी बारीकी से सीधा किया तो वांगजी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि पट्टी पूरी तरह उतार कर शौहर के हाथ में दे देना और भी अच्छा होता। जैसे ही पट्टी ठीक हुई, उनके शौहर एक कदम पीछे हटे और संतोष के साथ उन्हें देखने लगे। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं, उन्होंने धीरे से कहा। चलो, उम्मीद है कि रास्ते में कोई और न मिले। वो वांगजी को संभालते हुए लाइब्रेरी से बाहर ले आए।
गलियारे में पहुंचते ही वांगजी बस खाली नजरों से आसपास देखने लगे। वहां से 4 रास्ते निकलते थे और वांगजी को सब एक जैसे लग रहे थे। उन्होंने अंदाजे से एक तरफ कदम बढ़ाया तो उनके शौहर ने उनके कंधे पकड़कर उन्हें दूसरी तरफ घुमा दिया। क्या तुम रास्ता भूल गए? उन्होंने वांगजी का हाथ थामते हुए बाईं ओर इशारा किया। हमारी शादी को 1.5 महीना हो चुका है। मुझे लगा था अब तक तुम्हें अपने कमरे का रास्ता याद हो गया होगा। सारे दरवाजे एक जैसे दिखते हैं। वांगजी ने थोड़ी चिढ़ के साथ बुदबुदाया। उन्हें लगा कि उनके शौहर ज्यादती कर रहे हैं। आखिर हर गलियारा तो एक जैसा था। पर जब उनके शौहर हंस पड़े और उनका हाथ दबाया तो वांगजी ने उन्हें फौरन माफ कर दिया। बात तो सही है, पैट्रियार्क ने एक आह भरी। ये तो गलत बात है। मैं इन सबको अलग अलग रंगों से रंग दूंगा, कैसा रहेगा? वांगजी को लगा ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। उनके शौहर वाकई बहुत अक्लमंद, हसीन और दयालु थे। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलते रहे और आखिरकार वो एक दरवाजे पर पहुंचे जिसे उनके शौहर ने खोल दिया। वांगजी को खुशी और थोड़ी हैरानी भी हुई कि वो अपने ही कमरे में थे। उनके शौहर उन्हें बैठक से होते हुए बिस्तर तक ले गए और उन्हें वहां बिठा दिया। शुक्र है, तुम्हारे लिए यहाँ पानी रखा है। उन्होंने सुराही से पानी निकाला और प्याला वांगजी के करीब ले आए। लो, थोड़ा पानी पीने की कोशिश करो। वांगजी ने कोशिश की पर उन्हें लगा जैसे वो पानी पीना ही भूल गए हों। उन्हें बड़ी उलझन हुई पर उनके शौहर ने हंसते हुए प्याला उनके होठों से लगा दिया। वांगजी को बहुत अच्छा लगा कि उनके पास ऐसा शौहर है जो इन छोटी छोटी चीजों में उनकी मदद करता है। जब प्याला खाली हो गया तो उनके शौहर ने अपने अंगूठे से वांगजी की ठुड्डी पर गिरी पानी की एक बूंद पोंछ दी। वांगजी को यह एहसास भी बहुत प्यारा लगा। उनके शौहर ने एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे लगता है कल सुबह तुम्हारे सिर में दर्द होने वाला है, पर प्लीज अपने इस बेचारे शौहर को दोष मत देना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम सिर्फ एक नन्हे से प्याले में ढेर हो गए। शौहर को दोष नहीं दूंगा, वांगजी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहा। उनके शौहर प्याला मेज पर रखकर उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गए। कितने औपचारिक हो। मुझे लगता है तुम्हें मुझे किसी और नाम से बुलाना चाहिए। वो वांगजी को गौर से देखने लगे जैसे कुछ सोच रहे हों। वांगजी बस उन्हें देखते रहे। आखिर शौहर तो शौहर ही थे, उन्हें और क्या कहकर पुकारा जा सकता था? पर उनके शौहर शायद कुछ और चाहते थे। कोई मशवरा? पैट्रियार्क के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आई। वैसे तो तुम प्यार भरे नामों, पेट नेम्स वाले इंसान लगते नहीं हो, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम नशे में इतने लाडले बन जाओगे। तो अब मैं क्या ही कहूँ। वांगजी को लगा कि उनके शौहर को तो सब कुछ पता होना चाहिए। आखिर वो इतने बड़े जादूगर और माहिर इंसान जो थे। तभी उनके शौहर ने उनकी कलाई पर दस्तक दी जैसे उन्हें ख्यालों से वापस ला रहे हों। कोई प्यार भरा नाम नहीं, वांगजी ने फैसला सुनाया। शौहर? पैट्रियार्क धीरे से हंसे। चलो, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। मैं वाकई तुम्हारा शौहर हूँ। वांगजी ने सुकून से सिर हिलाया। उनके शौहर का हाथ उनके घुटने पर ही था, जिससे वांगजी के दिल में एक अजीब सी चाहत जगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहते हैं। उनका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। उन्हें याद आया कि उनके शौहर को कोई और नाम चाहिए था, पर वांगजी के पास कोई दूसरा नाम नहीं था। मुझे आपका नाम नहीं पता, उन्होंने अपनी बात रखी। ये सुनकर उनके शौहर के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, जो वांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर फिर वो संभल गए। अरे, पर अब तुम्हें मेरा सरनेम तो पता है ना? वांगजी ने आंखें झपकाईं तो उनके शौहर ने उनकी बाह पर इशारा किया। यह वेई वी है। वांगजी को तब याद आया और उन्होंने सिर हिलाया। आज का दिन बहुत लंबा रहा था। बच्चे, खरगोश और ढेर सारा खाना, इसलिए इतना जरूरी नाम भूल जाना शायद कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने शौहर के चेहरे को गौर से देखा और लगा कि वेई नाम उन पर बहुत जंचता है। शायद किसी दिन मैं तुम्हें अपना असली नाम भी बता दूंगा, उनके शौहर ने आहिस्ता से कहा। पर अरसा बीत गया, किसी ने मुझे उस नाम से नहीं पुकारा। अगर तुम उस नाम से बुलाओगे तो शायद मुझे खुद ही पता न चले कि तुम किससे बात कर रहे हो। वांगजी को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। उन्हें लगा कि शौहर कहना ही सबसे सही है। अच्छा सुनिए, उनके शौहर की आवाज में फिर से वही शरारत लौट आई। जरा याद दिलाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? वांगजी ने अपनी उंगलियों पर गिना। 20, उन्होंने गिनती पूरी कर कहा। इस सर्दी में 21 का हो जाऊंगा। उनकी आंखों में एक चमक आई। अरे, तो मैं तुमसे बड़ा हूं। वो थोड़ा आगे झुके और वांगजी को छेड़ते हुए बोले, अब मुझे पता है कि तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए। वांगजी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे थे, फिर खुद को संभाल कर बोले, ये बहुत प्यारा था। वांगजी को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, अपने इस अजीब से शौहर की जिद पूरी करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उन्होंने फिर से प्याला भरा और वांगजी के करीब लाए। थोड़ा और पानी पी लो, बस एक प्याला और, फिर तुम सो सकते हो। वांगजी वाकई बहुत थक चुके थे और सोने का ख्याल उन्हें बहुत सुकून दे रहा था। उन्होंने पानी पिया और उनके शौहर ने प्याला वापस रख दिया। फिर उन्होंने वांगजी की आस्तीन के कपड़े को छुआ और अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं इसे उतारने की कोशिश भी नहीं करूंगा।
उनकी मुस्कुराहट थोड़ी थमी हुई थी। मुझे डर है कि तुम्हें इसी में सोना पड़ेगा। वांगजी ने अपने रेशमी और भारी कपड़ों को देखा। कमर पर बंधा हुआ पटका काफी चुस्त था, जो सोने के लिए बिल्कुल आरामदायक नहीं था। आरामदेह नहीं है, उन्होंने ऐतराज जताया। उनके शौहर ने भी कपड़ों को गौर से देखा और एक ठंडी सांस भरी। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, हम बस ऊपर की भारी पोशाक और तुम्हारे जूते उतार देते हैं, सिर्फ इतना ही, ठीक है। वांगजी अपने शौहर की हर बात मानने को तैयार थे, पर खुद से कपड़े उतारना उनके बस की बात नहीं थी। उनके शौहर ने ही उनकी मदद की। उन्होंने आभूषण अलग रखे, जूते उतारे और ऊपर का भारी चोगा हटा दिया। अब वांगजी ने राहत की सांस ली, क्योंकि हल्के कपड़ों में सांस लेना आसान लग रहा था। उनके शौहर ने कपड़े बिस्तर के किनारे रखे और फिर थोड़ा संकोच करते हुए बोले, लाओ मैं ये भी निकाल देता हूँ। उन्होंने वांगजी के बालों से फीनिक्स वाली पिन निकाली, वरना रात में ये तुम्हारी आंखों में चुभ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे शौहर की खूबसूरत आंखें खराब हों। वांगजी को ये सुनकर फिर से गर्व महसूस हुआ। उनके शौहर की आंखें भी बहुत गहरी और पुरसुकून थीं, जिनमें वांगजी अक्सर खो जाया करते थे। शौहर ने पिन मेज पर रखी और वांगजी के माथे की तरफ देखा। क्या तुम ये पट्टी रिबन बांधकर ही सोते हो? ये भी तो चुभती होगी। थैली, वांगजी ने कहा। जब उनके शौहर को समझ नहीं आया तो वांगजी ने मेज की दराज की तरफ इशारा किया। उन्होंने सब्र से इंतजार किया जब तक शौहर ने रेशमी थैली बाहर नहीं निकाल ली। ओह, तो ये इसमें रहती है? समझ गया। वांगजी फिर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके शौहर को समझ आया कि ये पट्टी उन्हें ही उतारनी है। वांगजी को लगा कि ये एक जीवन साथी का फर्ज है कि वो रोज इस पट्टी को बांधे और उतारे। उनके शौहर इसमें थोड़े अनाड़ी थे, पर वांगजी ने सोचा कि रोज ऐसा करने से वो जल्द ही सीख जाएंगे। पिन भी, उन्होंने साथ में कहा। जब उनके शौहर ने फीनिक्स पिन को थैली में डालने की कोशिश की तो वांगजी ने हाथ हटाकर मना कर दिया। नहीं, ये वाली नहीं। उन्होंने अपना सिर थोड़ा घुमाया ताकि शौहर को कमल लोटस वाली पिन नजर आए। उनके शौहर के मुंह से फिर एक धीमी और अजीब सी आवाज निकली, पर उन्होंने बड़ी नरमी से वो पिन बालों से निकाल ली। वांगजी तब तक देखते रहे जब तक वो पिन पट्टी के साथ थैली में नहीं चली गई। अच्छा, शौहर ने धीरे से कहा, तो ये पिन सोते वक्त तुम्हारी पट्टी के साथ इसी थैली में रहती है? वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। उनके शौहर ने थैली बंद करके वापस दराज में रख दी और कमरे में अंगीठी जला दी ताकि वांगजी को ठंड न लगे। वांगजी फौरन बिस्तर पर लेटना चाहते थे, पर उनका अपना ही वजन चादरों को दबाए हुए था। वो लाख कोशिश के बाद भी बिस्तर सही नहीं कर पा रहे थे। उनके शौहर फिर से हंस पड़े और उनके करीब आकर बोले, ये काम भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने वांगजी के कान के पास धीरे से कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने वांगजी को खड़ा होने में मदद की, बिस्तर ठीक किया और फिर वांगजी चादरों के अंदर दुबक गए। थकावट इतनी थी कि वो कपड़ों को सीधा करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उनके शौहर ने प्यार से चादर उनके सीने तक ओढ़ा दी, पर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, वांगजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने शौहर का चोगा पकड़ लिया। वे पलट कर वापस आए। उनके चेहरे पर एक नरम सी हैरानी थी। वांगजी ने पूरी जिद्द से कपड़े को थामे रखा। आखिरकार उनके शौहर एक हल्की हंसी के साथ बिस्तर पर बैठ गए। तो ये बात है, मेरे शौहर ने अभी मुझे जाने की इजाजत नहीं दी? क्या मेरा जाना मना है? वांगजी ने इनकार में सिर हिलाया। उनके मन में एक धुंधला सा ख्याल था कि शादी के बिस्तर पर शौहर के साथ कुछ और भी करना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो सब बहुत मेहनत का काम लग रहा था। वो बहुत थके हुए थे और बिस्तर बहुत नरम था। कोई भी भाग दौड़ या हलचल उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी उनके शौहर को उनके पास ही रहना चाहिए था। अब वो शादीशुदा थे तो उन्हें रात वांगजी के कमरे में ही बितानी चाहिए थी। उनके शौहर ने बड़ी नरमी से वांगजी की पकड़ छुड़ाई और उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस बार उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। ढीले कपड़ों को पकड़ने से कहीं बेहतर था अपने शौहर का हाथ थामना। वांगजी ने चैन की सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ऐसा करें? उनके शौहर की आवाज बहुत मीठी और हमदर्द थी। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाते। क्या मेरे शौहर को यह मंजूर है? वो फिर से हंस रहे थे, पर वांगजी को बुरा नहीं लगा। उनके शौहर की हंसी बहुत प्यारी थी और वांगजी उसे सुनना चाहते थे। रुकिए, वो बुदबुदाए। वो नहीं चाहते थे कि शौहर सिर्फ उनके सोने तक रुकें। नींद बस आने ही वाली थी, जिसका मतलब था कि वो बहुत जल्द चले जाएंगे। वांगजी को लगा कि ये सही नहीं है। उनके शौहर को पूरी रात यहीं रुकना चाहिए। उन्हें चादर के अंदर वांगजी के पास लेटना चाहिए और सुबह तक वहीं रहना चाहिए। वांगजी उनसे ये कहना चाहते थे, पर लफ्जों ने साथ नहीं दिया। वो मन में जुमला बनाने की कोशिश करते,
पर बोलने से पहले ही सब बिखर जाता। उनके शौहर ने बहुत धीरे से कुछ कहा जो वांगजी समझ नहीं पाए। उनके शौहर का हाथ गर्म और मजबूत था। सब कुछ धुंधला होता जा रहा था और वांगजी को ऐसा लगा जैसे वो समंदर की लहरों पर तैर रहे हों। अगली ही सांस में वो गहरी नींद में सो गए।